आज हम लोग लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना, लेसन नंबर 1 और भी क्लास 10th का लेसन नंबर 1 इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जो हमारे पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था। पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था और जीविकापार्जन, जिसमें पहला टॉपिक आता है हमारा अर्थव्यवस्था क्या है। पहला टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं भाई? ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जो भी व्यक्ति हो वो या तो काम करे या तो शारीरिक रूप से करे या मानसिक रूप से करे। शारीरिक रूप या मानसिक रूप से जो भी व्यक्ति कार्य करता है और कार्य करने के बाद जो उसको पारिश्रमिक मिलता है उसे हम बोलते हैं आय। काम करने के बाद जो काम मिलेगा पारिश्रमिक जो मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। ठीक है, अगर उस आय से अपना क्या करेगा भाई? जीविका चलाएगा। क्या चलाएगा भाई? जीविका, तो उसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पहला जो अर्थव्यवस्था क्या है, तो जो भी व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से काम करता है, शारीरिक या मानसिक रूप से काम करे और मानसिक रूप से काम करने के बाद जो उसको पारिश्रमिक मिलेगा उससे कहते हैं आय। और उस आय से अगर अपना वो जीविका चलाता है, क्या चलाएगा? जीविका, तो उससे बोलते हैं अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं भाई? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, उनका मत है, जैसे आर्थर लेविस है, आर्थर लेविस। ठीक है, अगर एक परिभाषा है क्लास 10 के लिए भी आई, ये अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं? तो याद कर, परिभाषा का बनेगा जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से काम करे, मानसिक रूप काम करने के बाद जो उसको क्या मिलेगा? पारिश्रमिक मिलेगा। ठीक है ना, पारिश्रमिक मिलेगा तो उसे हम कहते हैं आय। क्या कहते हैं भाई? आय कहते हैं। और उस आय से अगर अपना क्या करता है? जीविका चलाता है। क्या चलाएगा? जीविका, तो उससे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग ये पढ़ चुके थे जो अर्थव्यवस्था क्या है, शारीरिक या मानसिक रूप से काम करना कहलाता है, जिससे जो काम करने के बाद जो पारिश्रमिक मिलेगा। जैसे जो कई लोग शारीरिक रूप क्या कहलाता है, जिसमें लोग शरीर का इस्तेमाल करके काम करते हैं, जिसमें जो लेबर होता है, कौन होता है भाई? लेबर, वो शारीरिक रूप से काम करता है और जो उसका मिस्त्री होता है वो मानसिक रूप से काम करता है। इसमें इंजीनियर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं। ठीक है ना, जो मानसिक रूप से काम करता है। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से काम करेगा उसका वेतन हमेशा ज्यादा रहता है। ठीक है, और जो शारीरिक रूप से काम करेगा उसका वेतन कम रहेगा। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री, जिसमें एक आते हैं हमारे आर्थर लेविस। उनका कहना है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर पूछ दे अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? आर्थर लेविस के अनुसार वैसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जो मानव के आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करे। उसके बाद एक ब्राउन है, ब्राउन का भी कहते हैं जो व्यक्ति क्या करके कार्य करके क्या करता है? अपना जीविका चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अब इसके बाद वाला टॉपिक है, इसके बाद है अर्थव्यवस्था के संरचना। उसके बाद टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था का संरचना क्या है। तो अर्थव्यवस्था के 3 संरचनाएं हैं। एक है तुम्हारा प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाई? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ये बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र, जिसमें किसी वस्तु को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। और तृतीय क्षेत्र का
दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाई? सेवा क्षेत्र। अब पूछे जो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से व्यक्ति आते थे, इसमें आता है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन आता है, उसके बाद खेती करना आता है, उसके बाद आता है तुम्हारा पशुपालन। ये सब किस में आते हैं? हमारे प्राथमिक क्षेत्र में। पूछता है बोर्ड में जो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम बताइए तो कृषि क्षेत्र होगा, द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम बताइए तो औद्योगिक क्षेत्र होगा, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम पूछेगा तो सेवा क्षेत्र। अगर पूछा जाए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है भाई, तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन आता है, खेती करना आता है, पशुपालन भी आता है और अन्य भी आएगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आएगा भाई, तो जिसमें किसी वस्तु को बनाया जाता है, जो कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो सब किस में आते हैं भाई? द्वितीय क्षेत्र में। किस में आएंगे? द्वितीय क्षेत्र, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र या निर्माण, जिसमें बिजली उत्पादन किया जाता है, बिजली का निर्माण किया जाता है, इसमें किस में आएगा भाई? तुम्हारे द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र जो लोगों का करें सेवा देते हैं, जैसे जो टीचर होते हैं ये भी इसमें आ जाएंगे, जो डॉक्टर होते हैं ये भी इसमें आ जाएंगे, जो यातायात आता है यातायात ये इसमें आ जाएगा, रेलवे इसमें आ जाएगा और भी बहुत आसान, ठीक है, ये आता है। उसके बाद हम पढ़े हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, जो दिख रहा है, उसके बाद है अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये भी कई बार पूछा है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। एक होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है समाजवादी और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो जिसमें बोला जाता है जिसमें किसी कंपनी पर किसी निजी व्यक्ति का हाथ होगा उसे पूंजीवादी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें किसी निजी व्यक्तियों का भी होगा लेकिन सरकार के नियमों आदेशों के अनुसार काम करेगा उसे समाजवादी कहते हैं। और जिसमें ये दोनों होते हैं, इनका दोनों का मिश्रण होगा, तो पूंजीवादी और समाजवादी का होगा, तो ये का होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिसमें पूछता है, बताइए क्वेश्चन, जी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? वाला देश कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा होगा भाई? भारत। कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार ये बोर्ड में अभी तक पूछा जा चुका है जी मिश्रित अर्थ वाला देश कौन सा है, तो याद रहेगा क्या होगा? भारत होगा। इसमें कौन कौन सा आता है भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? तो एक आता है अमेरिका, एक आता है जापान, कितना देते हैं, दूसरा आता है इसमें चीन और क्यूबा, चीन और क्यूबा आते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में केवल क्या आता है? भारत आता है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ये भी पूछा जा चुका है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे और भी, चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं सतत विकास। सतत विकास किसे कहते हैं? ठीक है, कौन विकास? सतत विकास। तो वे विकास जो जारी रहते हैं, टिका रहे, जारी रहे, टिकाऊ रहे तथा आने वाली भावी पीढ़ी उसका क्या करे? लाभ उठाए। ठीक है, जारी रहेगा, टिकाऊ रहेगा तथा आने वाली भावी पीढ़ी उसका लाभ उठाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सतत विकास। जैसे जल, अगर एग्जाम्पल में जल लगेंगे और जल का क्या करते हैं हम? दोहन करेंगे, तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो जल का प्रयोग नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, ये किसमें आएगा? सतत विकास में। जैसे हमारे पास संसाधन है, ठीक है ना, और उस संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? दुरुपयोग। जब उस संसाधन का दुरुपयोग करेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी होगी उसका वो लाभ नहीं उठा पाएगी। जब उसका लाभ नहीं उठा पाएगी तो आगे वाला पीढ़ी अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसलिए कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिसको बचा के रखा गया है आने वाले पीढ़ी के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा
आर्थिक नियोजन। ठीक है, क्या आता है भाई? आर्थिक नियोजन। ये भी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, सतत विकास और ये भी पूछा जा चुका है। ये आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? ठीक है ना। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है जो देश की प्राथमिकता को देखते हुए, देश की प्राथमिकता को देखते हुए, देश की प्राथमिकता को देखते हुए अपने संसाधनों का क्या करना? प्रयोग करना। जितने भी हमारे देश में संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग अपने देश के विकास के लिए किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। यानी प्लानिंग के तहत, जैसे अगर हम देखा जाए तो 1951 से लेके 1956 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ काम किया और इसमें जितने भी हैं इस पर कृषि का विकास किया गया। ठीक है ना, इसमें कृषि का विकास किया गया। हेराल्ड डोमर मॉडल पर है ये आधारित। ठीक है, तो ये भी है आर्थिक नियोजन जिसमें हम पूरे प्लानिंग के तहत, ठीक है ना, काम करते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा आधारिक संरचना। क्या है आधारिक संरचना? किसे कहते हैं? तो आधारिक संरचना का मतलब होता है जो देश के विकास में क्या होते हैं? सहायक साबित होते हैं। जितने भी हमारे पास तत्व हैं और हमारे देश के विकास में क्या होते हैं? सहायक साबित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आधारिक संरचना। जैसे यातायात हो जाए, ठीक है, ये भी हमारे देश के विकास में सहायक होते हैं। रेलवे हो जाएगा, ये भी हमारे देश के विकास में सहायक होते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, कॉलेज, स्कूल, ये सब हमारे देश के विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, तो उसको बोलते हैं आधारिक संरचना। क्या बोलते हैं भाई? आधारिक संरचना। उसके बाद टॉपिक आता है तुम्हारा, उसके बाद टॉपिक आएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो वस्तु से वस्तु बदला जाता है, किससे बदला जाएगा भाई? वस्तु से वस्तु बदला जाता है, उसी को हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ये भी तो पूछा है कई बार, लेकिन बोर्ड में पूछा है जो वस्तु विनिमय प्रणाली से होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये तुम्हारे लेसन नंबर 3 में मिलेगा, उस समय पढ़ाया जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली से होने वाली कठिनाई क्या है। ठीक है ना, लेकिन हमेशा अगर याद रखें पूछे जो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो वस्तु से वस्तु लेन देन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मौद्रिक प्रणाली पूछता है, मौद्रिक प्रणाली यानी मुद्रा से वस्तुओं का क्रय विक्रय, मुद्रा से वस्तुओं का क्रय विक्रय, मुद्रा से वस्तुओं का क्रय विक्रय ही कहलाता है वस्तु मौद्रिक प्रणाली, जिसमें मुद्रा से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं और खरीदने के साथ साथ बेच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या है कोर बैंकिंग प्रणाली? ये बोर्ड में पूछा भी है अभी हाल 1-2 साल में। जो कोर बैंकिंग प्रणाली यानी कोर बैंकिंग प्रणाली का मतलब एक खाते से दूसरे के खाते में पैसा का करना, दूसरे के खाते में पैसे का हस्तांतरण, पैसे का हस्तांतरण यानी हमारे खाते का पैसा दूसरे के खाते के पैसे में अकाउंट में चला जाता है। ठीक है ना, ट्रांसफर किया जाता है। हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, तो उसी को हस्तांतरण बोलते हैं। तो हमारे खाते का पैसा दूसरे के खाते में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसके बाद आएगा तुम्हारा राष्ट्रीय आय। कौन है? राष्ट्रीय आय, ये VBI है। राष्ट्रीय आय यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल इनकम। ठीक है, और शॉर्ट में बोलते हैं NI। यानी पूछा जाए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो एक साल में हमारे देश में एक साल में जितने वस्तुओं को बनाया जाता है, एक साल में जितने वस्तुओं को बनाया जाते हैं,
उसके मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। यानी एक साल में हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उस प्रोडक्ट को बेचने में जितना पैसा आएगा वही हमारा कहलाता है राष्ट्रीय आय। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। इसी के बाद आता है एक प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटल इनकम, शॉर्ट में बोलते हैं PCI। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है PCI बराबर होता है राष्ट्रीय आय। क्या होता है भाई? राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल आबादी। राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल आबादी, यानी राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी एक साल में जितने वस्तुओं और सेवाओं को बनाया जाता है और बनाने के बाद उसको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ही, तो उसी को मौद्रिक मूल्य यानी जितने भी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय में उस पैसे में अगर हम देश की जितने भी जनसंख्या है उससे अगर भाग देंगे तो कहलाता है तुम्हारा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है टॉपिक मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे भाई? महबूब उल हक। ठीक है, पूछता है और देखते हुए बताइए मानव विकास सूचकांक किसने प्रस्तुत किया था? महबूब उल हक ने किया था। ठीक है ना। कब? 2002 में। ठीक है ना, 2002 में प्रस्तुत किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ के? लाहौर के रहने वाले थे। पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले थे? लाहौर के रहने वाले थे। ठीक है ना। इनके 3 स्तर हैं। कितने स्तर है? एक है जीवन आशा, एक है भाई जीवन आशा, एक है तुम्हारा शिक्षा स्तर और एक है तुम्हारा जीवन स्तर। ये 3 तुम्हारे हैं। ठीक है, ये 3 तुम्हारे क्या है? टॉपिक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। उसके बाद क्या आएगा? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी NHDR होता है, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HNDR कहते हैं। ठीक है। इसको प्रस्तुत किया गया था 23 अप्रैल 2002 को प्रस्तुत किया था। इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। कहाँ इसको प्रस्तुत किए थे? दिल्ली में। ठीक है। तो अगर पूछे, ठीक है ना, बताइए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो लिखेंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 2002 को किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और इसको कहाँ किया गया था? दिल्ली। दिल्ली में नई दिल्ली नया है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है ना, तुम्हारा पार्ट समाप्त हो जाएगा। लास्ट टॉपिक क्या है? बिहार के पिछड़ेपन के कारण। बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है और इसको दूर करने का उपाय होता है। ठीक है। बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है और इसको दूर करने का उपाय। तो अगर देखा जाए तो बिहार की स्थिति के पिछड़ेपन के कारण क्या है? तो पहला है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है ना, तो पहला कारण हो सकता है। दूसरा है यातायात की असुविधा।
में यातायात का सुविधा नहीं है। तीसरा है गरीबी का अभाव। चौथा है औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक यानी अभी तक बिहार में कोई कंपनी काम नहीं हो रहा, फैक्ट्री नहीं हो रहा। पांचवा है प्रशासन का अभाव। और इसको दूर करने का उपाय देखा जाए, क्या ना, तो दूर करने का उपाय देखा जाए तो इस प्रकार लगाएंगे भाई, नियंत्रण लगा देंगे। इस पर जनसंख्या वृद्धि में क्या करेंगे, नियंत्रण लगा देंगे, तब हम इस स्थिति को रोक सकते हैं। यातायात की सुविधा को क्या किया जाएगा, सुगम या सहज यानी सरल या आसान कर दिया जाएगा। गरीबी रेखा में जो लोग अरे पिछड़े हुए हैं, जिनको बोला जाता है जो बीपीएल हम लोग बोलते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बीपीएल, यानी जिनको समय समय से भोजन नहीं मिल पाता है, समय समय से उनको राशन पता ही मिलता है, सरकार के द्वारा मुआवजा तो करवाया जाता है लेकिन उनको मिल नहीं पाता है, इसलिए उनकी स्थिति क्या होती है, खराब हो जाती है। तो उनको दिलाएंगे तो उनकी स्थिति क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। औद्योगिक पिछड़ापन में आता है, इसको दूर करेंगे। औद्योगिक पिछड़ापन में क्या आता है, जैसे बिहार में कई ऐसे चीनी मिल है जो भी बंद पड़े हैं। बिहार में एक कोको कोला का फैक्ट्री लगा हुआ है, तो और भी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें नए नए फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तब बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। प्रशासन का अभाव है, तो प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर पाती है, इसलिए उसको भी अच्छे से, अगर ईमानदार प्रशासन होगा तो बिहार के पिछड़ेपन की स्थिति भी क्या हो सकती है, सुधर सकती है। ठीक है, पाठ हो जाता है तुम्हारा समाप्त, बंद कर दो उसको।